नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सॉफ्ट कवर के इस हफ्ते के एपिसोड में। आपको पता है कि सॉफ्ट कवर में हम हर हफ्ते किसी एक खास किताब पर बात करते हैं, उसके राइटर से बात करते हैं। तो आज जिस किताब पर हम लोग बात करने वाले हैं उसे लिखा है जितेंद्र दीक्षित जी ने, और ये बेस्ड है महाराष्ट्र में जो अभी शिंदे की सरकार बनी है और जिस तरह का बगावत हुआ और उद्धव की सरकार गिरी, और इस पूरे पर बेस्ड ये किताब है। इसके बारे में हम जितेंद्र जी से बात करेंगे। सबसे पहले हम इस किताब को आपको अनवेल करते हैं, दिखा देते हैं। ये है किताब सबसे बड़ी बगावत। तो ये महाराष्ट्र में जो बगावत हुई है, शिंदे ने किया है, एकनाथ शिंदे ने, उस पर लिखा है और इस पर हम बात करेंगे। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद शिव जी। सर, सबसे पहले बताइए, आपने लिखा सबसे बड़ी बगावत। सबसे बड़ी बगावत क्यों कहा आपने? बिल्कुल, देखिए, अगर हम शिवसेना के इतिहास पर नजर डालें शिव जी, तो इसके पहले जो एकनाथ शिंदे की बगावत हुई है, इससे पहले 3 बगावतें हो चुकी हैं। 1991 में एक बगावत हुई थी जो छगन भुजबल ने की थी। छगन भुजबल शिवसेना के कद्दावर नेता थे, बड़े नेता थे, और वो बाला साहब ठाकरे से नाराज हो गए, शिवसेना के जो सुप्रीमो थे, और अपने साथ में कई विधायकों को लेकर वे कांग्रेस से जुड़ गए थे, और उस बगावत के पीछे शरद पवार थे। इसके बाद दूसरी जो बगावत हुई वो साल 2005 में हुई, जब नारायण राणे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, जब 1995 से लेकर 1999 तक शिवसेना की सत्ता थी महाराष्ट्र में, तो जो आखिर के 8-9 महीने थे उस दौरान ये मुख्यमंत्री भी रहे थे। मनोहर जोशी के बाद, जी बिल्कुल। तो इन्होंने बगावत कर दी थी, और इसके पीछे कारण ये था कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे का वर्चस्व पार्टी में बढ़ गया था, और उद्धव ठाकरे ने अपनी एक कोटरी बना ली थी अपने खास लोगों की, और पुराने लोगों को जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था, तो उससे ये काफी खफा थे, और कई सारी चीजें होती गई जिसकी वजह से फिर इन्होंने साल 2005 में बगावत कर दी। और उसी साल इनकी बगावत के कुछ महीनों बाद ही राज ठाकरे, जो कि अब अपनी खुद की पार्टी चलाते हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उस वक्त तो शिवसेना में थे, और अपने आप को वो सियासी वारिस उनको लग रहा था कि बाला साहब ठाकरे के बाद में उन्हें ही जो है उनका राजनीतिक वारिस समझा जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उद्धव ठाकरे जो है शिवसेना के कार्याध्यक्ष बना दिए गए, और उन्हीं की तूती बोलती थी, सारे अधिकार उनके पास चले गए, जिससे राज ठाकरे खफा थे। उनके लोगों को साइडलाइन किया जाता था, चुनाव में टिकट नहीं दिए जाते थे, जो पार्टी के बड़े फैसले होते थे उसमें उन्हें शामिल नहीं किया जाता था। तो उसकी वजह से राज ठाकरे खफा हो गए और उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अपनी नई पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो ये 3 बगावतें थी। अब हुआ ये कि इन 3 बगावतों, ये तीनों बगावतें जब हुई, तब शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे जीवित थे, और इन बगावतों की वजह से शिवसेना को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, एक वक्त जरूर था जब साल 2000। मैं आपको रोक रहा हूँ, क्या आनंद दिघे ने भी बगावत की थी? आनंद दिघे ने बगावत नहीं की थी, लेकिन आनंद दिघे की वजह से शिवसेना के बड़े लोग जो है असुरक्षित जरूर महसूस करते थे, क्योंकि आनंद दिघे का रुतबा जो है लगभग जैसा रुतबा बराबर हो गया था। हाँ बिल्कुल, बाला साहब ठाकरे के बराबर हो गया था, और वे बाला साहब ठाकरे को अपना नेता नहीं मानते थे, वो उन्हें अपना गुरु मानते थे। और शिवसेना प्रमुख ये जो शब्द है ये सिर्फ बाला साहब ठाकरे के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन आनंद दिघे अपने लिए भी इस्तेमाल करते थे, शिवसेना प्रमुख ठाणे करते। तो कई लोगों ने आपत्ति भी जताई कि शिवसेना में 2 शिवसेना प्रमुख कैसे हो सकते हैं, ये पद तो एक ही का होना चाहिए। लेकिन वो अपने नाम के आगे तमाम विरोधों को नजरअंदाज करके वो अपने नाम के आगे शिवसेना प्रमुख लगाते थे, और उनकी पार्टी में काफी पैठ थी, वो अपने स्टाइल से काम करते थे, उनकी अपनी अलग सोच थी। ये जरूर था कि वो कभी बाला साहब ठाकरे के खिलाफ नहीं गए, लेकिन उनसे लोग इनसिक्योर जरूर फील करते थे, ये बात जरूर थी। तो ये मैं बता रहा था आपको। क्या लोग में बाला साहब ठाकरे का भी नाम है इनसिक्योर लोगों में? ऐसे लोग कयास लगाते थे, लेकिन मैंने कई बार आनंद दिघे से भी मिला, कई बार बाला साहब ठाकरे से भी मिला मेरे करियर के दौरान। उनके जब मैं मातोश्री इंटरव्यू करने जाता था, अक्सर दोनों को साथ में मैंने इंटरेक्शन करते हुए भी देखा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि खुद बाला साहब ठाकरे आनंद दिघे से इनसिक्योर महसूस करते थे। लेकिन इतना जरूर है कि आनंद दिघे का बहुत बड़ा वर्चस्व था, और लोगों को लगता था कि कभी अगर आनंद दिघे ने बगावत कर दी तो बाला साहब ठाकरे से भी जो है ना शिवसेना हाथ से निकल सकती है, या फिर शिवसेना कमजोर हो सकती है। ये इतना बड़ा कद जरूर था आनंद दिघे का। जी अच्छा, क्या कारण लगता है कि सारे लोग कयास लगा रहे थे कि फडणवीस को सीएम बनाया जाएगा,
और एट द लास्ट मोमेंट जो है इनका नाम घोषित कर दिया जाता है सीएम पद के लिए। ऐसा मतलब क्या आपको लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? फिर देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, जैसा लोग कहते हैं, कयास लगाते हैं कि मजबूर किया गया, वो पीछे से उनको बोला गया कि नहीं आप डिप्टी सीएम बन जाइए। क्या रीजन इसके पीछे आप मानते हैं? बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, ये सभी के लिए बड़ा ही चौंकाने वाला था। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था राजभवन में, जो करीब 4 बजे के आसपास हुई थी। उसमें फडणवीस ने साफ तौर पे कहा था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे और मैं सरकार से बाहर रहूंगा। लेकिन 3 घंटे बाद ही जब शपथ विधि होती है तो आनंद फानंद में मंच पर एक तीसरी कुर्सी भी लगा दी जाती है देवेंद्र फडणवीस के लिए। यानी कि खुद देवेंद्र फडणवीस को भी नहीं पता था कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब जहां तक आपका सवाल है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, एक तरह से कई लोग इसको उनका डिमोशन भी मान रहे हैं, क्योंकि जो आदमी 2 बार राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका है, जिसके नेतृत्व में कई सारे उपचुनाव हाल ही में लड़े गए और नगर परिषद के जो सिविक इलेक्शंस वगैरह हुए कई जगहों पर, उनमें जीत हासिल हुई, तो और जो महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, उसको आखिर जो है डिप्टी सीएम क्यों बना दिया गया। तो इसके पीछे सोच ये मानी जा रही है कि महाराष्ट्र में मराठाओं का बड़ा वर्चस्व है। जो जातिगत इक्वेशंस हैं यहाँ पर, उनमें मराठा जो है सबसे पावरफुल कास्ट मानी जाती है महाराष्ट्र में। और एकनाथ शिंदे जो है मराठाओं के एक बड़े नेता हैं। और हाल ही में जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त मराठा आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जो कई शहरों में हिंसक भी हो गया था, कुछ लोगों की जान भी गई थी। तो ऐसे में साल 2024 का जब चुनाव होगा तो उसके पहले मराठाओं को शांत रखने के लिए, उन्हें अपने साथ रखने के लिए इनको एक बड़ा चेहरा चाहिए था। बीजेपी के खुद के पास में इतना कोई जो है प्रभावशाली चेहरा महाराष्ट्र में नहीं है। मराठा चेहरे हैं उनके पास में, जैसे विनोद तावड़े हो गए, चंद्रकांत पाटिल हो गए, लेकिन उनका उतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, उतना ज्यादा उनका वर्चस्व नहीं है जितना कि एकनाथ शिंदे का है। तो एक तो ये था कि एक मराठा चेहरा वो चाहते थे। दूसरा ये कि एक संदेश भी देना चाहते थे, एक तरह से साइड बाय साइड की, देखिए हम जो है सत्ता के लिए, हम सत्ता के लालची नहीं है। और एक अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए भी उन्होंने कम सीटों वाले 50 विधायक ही थे एकनाथ शिंदे के पास, और बीजेपी के पास 106 विधायक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको बना दिया। तो मेरा मानना है कि बेसिकली, और जहां तक देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाने की बात है, तो उसके पीछे कारण यह है कि देवेंद्र फडणवीस को सरकार चलाने का अच्छा अनुभव रहा है, ब्यूरोक्रेट्स पर उनकी अच्छी खासी पकड़ रही है। और आपको पता है कि जिसकी पकड़ ब्यूरोक्रेट्स पर होती है वही सरकार दरअसल चलाता है, और उनकी नब्ज अच्छे से देवेंद्र फडणवीस पकड़ सकते हैं। तो भले ही मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे हो, लेकिन सरकार जो है वो बीजेपी ही चलाएगी, और बीजेपी का चेहरा जो है देवेंद्र फडणवीस होंगे। आपकी इसी बात को लें तो कुछ लोग, जो आपने कहा ना कि बीजेपी ही सरकार चलाएगी, इसी पर कुछ लोग ये कहते हैं कि एक्चुअल में सरकार बीजेपी चलाएगी, चेहरा एकनाथ शिंदे होंगे, बीजेपी जो करना चाहेगी, अगर कुछ खराब करेगी या मान लीजिए किसी पॉलिटिकल वेंडेटा से भरे हुए कोई काम करती है, किसी के खिलाफ करती है, तो उसमें नाम जाएगा शिंदे का, क्योंकि शिंदे सीएम है। बीजेपी अपने विरोधियों को इसी सहारे धीरे धीरे कमजोर कर देगी या खत्म कर देगी, और बाद में वो पाक साफ भी रहेगी कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं, एंड देन शिंदे को यूज करके और उनको बाहर कर देगी। क्या ऐसा आपको लगता है? देखिए, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और बेसिकली सरकार का चेहरा शिंदे होंगे, लेकिन सभी ये जानते हैं, यहाँ के सियासी गलियारों में हर किसी को पता है कि शिंदे सिर्फ एक मुखौटा होंगे सरकार के। सारी ताकत जो है सरकार की वो बीजेपी के पास ही रहने वाली है। तमाम ब्यूरोक्रेट्स की जो नियुक्तियां होंगी वो बीजेपी करने वाली है। जो तमाम अहम मंत्रालय, से थोड़ी देर में हो सकता है कि मंत्रालयों की घोषणा हो जाए, मंत्रालयों का बंटवारा हो जाए, और जो हमें जानकारी मिल रही है जिसमें कि गृह और अर्थ जैसे विभाग हैं वो बीजेपी के पास में जाएंगे। जो बड़े ताकतवर मंत्रालय हैं, जो मलाईदार मंत्रालय हैं, वो बीजेपी अपने पास में रखने वाली है। तो ऐसी स्थिति में जी बिल्कुल, नगर पालिका तो नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उनको अनुभव ही, तो वो उनको दे दिया जाएगा, एकनाथ शिंदे के पास जाएगा, क्योंकि पहले भी उनको अनुभव रहा है नगर विकास मंत्रालय संभालने का। लेकिन इसके अलावा जो बड़े विभाग हैं वो बीजेपी के पास में जाने वाले हैं। तो उससे यही इमेज बनती है कि भले ही शिंदे का चेहरा हो, लेकिन सरकार बीजेपी की ही रहेगी। जी, अच्छा, अभी आपने जब हमारी आपकी बातचीत हो रही थी, आपने मेंशन किया कि जो पहले जो बगावतें हुई थी उसमें शरद पवार का हाथ माना जा रहा था। इस बार की भी बगावत में क्या शरद पवार का हाथ हो सकता है?
देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र में कोई भी बड़ा घटना, क्योंकि वो बहुत ही मजे हुए नेता माने जाते हैं और जी। पैतरे बहुत अच्छे खेलते हैं। देखिए, मैं इसमें दो बातें कहूंगा। पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में कोई भी बड़ा घटनाक्रम होता है तो घूम फिर कर लोग यही कहते हैं कि ये सब शरद पवार का किया कराया है, ये सब उन्हीं का दिमाग है। हाँ, दूसरी बात यह है कि इस बार बीजेपी ने शरद पवार को उन्हीं की रणनीति से धोबी पछाड़ दिया है। वो मैं आपको बताता हूँ संक्षेप में कैसे, कि जब 2014 से लेकर 2019 तक महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की गठबंधन सरकार थी, तब शरद पवार ने देखा कि भाई इन दोनों के बीच में आपस में जम नहीं रही है। सामना में लगातार बीजेपी के खिलाफ छप रहा था, जबकि दोनों ही पार्टियां साथ में सत्ता में थी। भाषणों में उद्धव ठाकरे आए दिन धमकाते रहते थे। शिवसेना के जो मंत्री थे वो इस तरह से धमकी देते थे कि मैं तो इस्तीफा अपने जेब में रखकर घूम रहा हूँ। फिर दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे ने एक सभा में कह दिया, एक रैली में, कि अगली बार हमारा मिशन 150 होगा, हम 150 अपने विधायक खुद जीत कर लाएंगे। तो ये सारा कुछ शरद पवार बड़ी गौर से देख रहे थे और उन्हें लगा कि भाई इन दोनों के बीच में बात कुछ ठीक नहीं लग रही है, और इस बात का उन्होंने फायदा उठाया। इनके बीच में जो कटुता थी, उस कटुता को उन्होंने कैपिटलाइज किया, और जब साल 2019 में जब नतीजे आए तो शरद पवार ने फिर अपना पासा फेंका और ये कहा उद्धव ठाकरे को कि देखिए, आप बार बार बीजेपी के साथ में जाते हैं, बीजेपी आपको दबाती है, इससे अच्छा क्यों ना शिवसेना का खुद का मुख्यमंत्री बने, और अगर आप चाहते हैं तो एनसीपी आपको समर्थन देने के लिए तैयार है, और इसके लिए हम कांग्रेस को भी मना लेंगे। और ये सारा इस संवाद का माध्यम संजय राउत बने। तो पहले संजय राउत से बात हुई, फिर संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के साथ ये बात की, फिर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में बात हुई, और उद्धव ठाकरे कन्विंस हो गए कि बीजेपी के साथ में जाना घाटे का सौदा होगा, जबकि हम अगर खुद एनसीपी और कांग्रेस के साथ में सरकार बनाते हैं तो हम स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं और हमारे पास ज्यादा अधिकार होंगे। तो इस तरह से महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों की सरकार बन गई। यही रणनीति खुद बीजेपी ने भी अपनाई, और खास करके देवेंद्र फडणवीस जो सबसे बड़ा चेहरा थे यहाँ पर बीजेपी के, उन्होंने भी देखा कि ये महाविकास आघाड़ी की सरकार 3 पार्टियों की, लेकिन इनकी भी आपस में 2.5 सालों में जमी नहीं कभी। कांग्रेस के मंत्री और शिवसेना के कुछ मंत्री दबी जुबान से उन्हें बताते थे कि हमें तो फंड्स ही नहीं मिलते हैं, हमें जो फैसले लिए जाने हम फैसले ही नहीं ले पाते हैं, और सरकार का रिमोट कंट्रोल शरद पवार के हाथ में रहता है। दूसरा ये था कि जहां जहां पर शिवसेना के विधायक थे, वहां एनसीपी का कोई नेता अगर जाता था सभाएं लेने के लिए, तो वो ये कहता था कि अगली बार से यहाँ एनसीपी का विधायक होगा, इसलिए आप प्रयास कीजिए। तो ये कौन सी बात हुई कि एक तरफ आप शिवसेना के साथ सत्ता में भी, और दूसरी तरफ शिवसेना विधायक के क्षेत्र में जाकर बोलते हैं कि अगली बार यहाँ पर एनसीपी का विधायक होगा। तो ये तमाम बातें फडणवीस ने गौर की, और उसी जो रणनीति शरद पवार ने देखी थी कि जिस कटुता का इस्तेमाल उन्होंने किया था शिवसेना और बीजेपी को अलग करने के लिए, उसी कटुता का इस्तेमाल बीजेपी ने किया कांग्रेस शिवसेना में दोफाड़ करने के लिए। दरअसल ये कहेंगे कि शिवसेना के भीतर जो असंतोष था उसको कैपिटलाइज कर लिया। तो पहले भी जो असंतोष का कारण था वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ही थे, और इस बार अभी तो चूंकि वो सर्वे सर्वा थे तो वही थे। एकनाथ शिंदे ने जो बात कही, तो उनके असंतुष्टि का क्या कारण था? मेनली मतलब वो कहाँ पर असंतुष्ट हुए? क्या यही है कि वो मिलते जुलते नहीं थे, सिर्फ इतनी सी बातें थी? नहीं। क्या कहीं सत्ता का लालच था उनके मन में कि हम, जब उनको लगा कि नहीं बीजेपी के साथ मिलकर हम सत्ता बना सकते हैं, सत्ता पा सकते हैं, तो उन्होंने बगावत कर दी, ऐसा भी कहा जा सकता है? देखिए, एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षा पहले से ही थी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की। और मैं आपको बताता हूं कि जब साल 2019 में जब वो 35 दिनों का ड्रामा चल रहा था सरकार बनने के पहले, तब देवेंद्र फडणवीस की ओर से एकनाथ शिंदे से संपर्क भी किया गया था कि आप हमारे साथ आ जाओ, लेकिन तब एकनाथ शिंदे के पास 20 विधायकों से ज्यादा विधायकों का समर्थन नहीं था। इसके बाद हुआ ये कि जब साल 2019 में यह तय हो गया कि बीजेपी से अलग होना है और शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा, तब एकनाथ शिंदे को लगा था कि शायद उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा,
क्योंकि सबको ये लग रहा था कि जैसे बाला साहब ठाकरे ने ये शपथ ले रखी थी कि मैं कभी कोई सरकारी पद नहीं स्वीकार करूंगा, तो शायद उद्धव ठाकरे भी अपने पिता का अनुसरण करेंगे और मुख्यमंत्री का पद नहीं लेंगे। और ऐसे में जो सबसे बड़ा नाम शिवसेना में था वो एकनाथ शिंदे का था, और एकनाथ शिंदे तन मन धन से जो है वो शिवसेना के लिए काम कर रहे थे, और उनके पास में फंड्स भी पार्टी के लिए वो अरेंज करते थे, उनके पास में राज्यव्यापी नेटवर्क भी था, उनके पास कार्यकर्ता भी थे, और उनके पास कई विधायकों का समर्थन भी था। तो ऐसे में जो जाहिर तौर पर जो ऑब्वियस नाम सबके सामने आ रहा था कि अगर ठाकरे परिवार के अलावा कोई मुख्यमंत्री बन सकता है तो एकनाथ शिंदे ही है। लेकिन ऐन वक्त पे क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे को उनकी पत्नी और बेटे ने मना लिया कि आप ही मुख्यमंत्री बनिए। तो ऐसे में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए तो कहीं ना कहीं उनके एकनाथ शिंदे के दिल को कचोटा कि एक मौका था जो है वो हाथ से निकल गया, और शिंदे के समर्थक भी बार बार उनको बोलने लगे कि आप तो मुख्यमंत्री मटेरियल थे और आपके हाथ से ये मौका निकल गया। दूसरी बात की जो उद्धव ठाकरे ने अपनी एक कोठरी बना रखी थी, इसलिए उनको एक्सेस करना जो है बहुत मुश्किल हो गया था। और एकनाथ शिंदे के करीबी लोग भी ये बात एकनाथ शिंदे को बताते थे कि हमको उद्धव ठाकरे से जो है मेल मुलाकात हमारी नहीं हो पाती है, या बड़े फैसलों में हमको साथ नहीं लिया जाता है। ये तमाम चीजें जो उनकी अनुपलब्धता थी वो काफी बढ़ गई थी। और उद्धव ठाकरे 3-4 गिने चुने जैसे अनिल परब हो गए, या संजय राउत हो गए, या मिलिंद नार्वेकर हो गए, बस इन्हीं 3-4 लोगों से के साथ उठते बैठते थे और इन्हीं की सुनते थे। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे का ईगो भी हर्ट हो रहा था और उनके समर्थक भी इस तरह के इनपुट्स दे रहे थे। तो ये भी अहम बात थी। और उसके अलावा जब एकनाथ शिंदे को नगर विकास मंत्री बनाया गया तो उनको ये महसूस हुआ कि आदित्य ठाकरे जो उद्धव के बेटे हैं और कैबिनेट में मंत्री भी थे, वो उनके अधिकारों पर दखल अंदाजी कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं बतौर मंत्री उनके अधिकारों पर। और कई जो फैसले जो उनको लेने थे वो आदित्य ठाकरे की तरफ से ले लिए जाते थे, सिर्फ उनके पास फाइल आती थी हस्ताक्षर करने के लिए। तो ये बात भी उन्हें अखर रही थी कि वो नाम के मंत्री रह गए। और फिर आखिर में उन्हें ये लगा कि शिवसेना के प्रति जो है उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया शिवसेना को बड़ा बनाने में, शिवसेना को मजबूत करने में, लेकिन शिवसेना में जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वो सम्मान भी उन्हें नहीं मिल रहा था। और ये सब कुछ जो है बीजेपी बड़े गौर से देख रही थी, और बीजेपी भी बीच बीच में संपर्क में थी। देवेंद्र फडणवीस से व्यक्तिगत तौर पे अच्छे संबंध थे एकनाथ शिंदे के। तो जब ये विधान परिषद चुनाव का मौका आया और जब ये बात पता चली कि एकनाथ शिंदे को जिस तरह से साइडलाइन किया जा रहा था, जिसका इंसिडेंट का मैंने जिक्र आपने किताब में पढ़ा होगा, तो वो एक तरह का ट्रिगर था। और उस ट्रिगर के बाद में फिर ये पूरी बगावत शुरू हुई। इसका एक सबसे बड़ा और अच्छा उदाहरण आपने जो दिया है शेषराव का, कि जब वो मिलने आए थे और वो अपने मछली के मरने का जो शोक मना रहे थे, तो इसका जरा जिक्र कीजिए, क्या हुआ था? दरअसल देखिए, वो इंसिडेंट मैंने नारायण राणे ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उससे मैंने वो संदर्भ लिया है। दरअसल नारायण राणे का भी यही कहना था कि उद्धव ठाकरे जो है उनकी एक्सेसिबिलिटी की समस्या है, वो अपने बस इर्द गिर्द कुछ 4-5 लोगों की ही सुनते थे और बाकी पुराने लोगों का सम्मान नहीं करते थे, उनसे उनका मिलना जुलना नहीं होता था। तो इस पर उन्होंने एक किस्से का जिक्र किया है। उनका कहना था कि विदर्भ से कुछ पार्टी के पदाधिकारी उद्धव ठाकरे का अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलने के लिए उनके बंगले मातोश्री आए थे। जब वो मातोश्री पर पहुंचे तो उनको 3-4 घंटे तक इंतजार करवाया गया, और इंतजार करवाने के बाद में फिर उनको संदेश दिया गया कि आज साहब नहीं मिलने वाले हैं, कल आओ। अब ये जो लोग आए थे वो सिर्फ एक दिन की तैयारी के साथ आए थे कि आएंगे, आधे घंटे ठाकरे साहब से मिलेंगे और वापस लौट जाएंगे। अब इनको वापस वहां पे रात को ठहरने वगैरह का इंतजाम करना पड़ा है, बेचारे सारे लोग रुके। अगले दिन फिर वो वापस गए, अगले दिन फिर उनको 4-5 घंटे तक बंगले के बाहर इंतजार करना पड़ा। तो इन्होंने गुस्से में आके कर्मचारी से पूछा कि भाई साहब ऐसे क्या बिजी हो गए कि उनको हमसे मिलने का वक्त नहीं है, अपॉइंटमेंट लेकर हम आए हुए हैं। तो उसने बताया कि दरअसल साहब जो है काफी दुखी हैं, क्योंकि वो एक सिंगापुर से एक मछली खरीद कर लाए थे 50 लाख रुपए की, और वो मछली मर गई है। तो उसके गम में साहब जो है अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले हैं, तो इसलिए मुलाकात नहीं हो सकती। और नारायण राणे ने लिखा है कि ये बात सही है, क्योंकि जब वो मछली उन्होंने खरीदी थी तब नारायण राणे भी वहां पर मौजूद थे। अच्छा। तो ये उन्होंने इस इंसिडेंट का जिक्र किया है कि
इस तरह की मतलब घटना, ये तो एक घटना थी, लेकिन नारायण राणे का कहना था ऐसा बहुत कुछ हो रहा था जिससे कि वो अपने कार्यकर्ताओं से विमुख होते जा रहे थे, पार्टी के पदाधिकारियों से विमुख होते जा रहे थे, और जिसकी वजह से नारायण राणे को छोड़ना पड़ा था जाहिर सी शिवसेना। बात है, अगर मछली के मरने का गम इतना है कि आप कार्यकर्ता से नहीं मिल सकते, तो कार्यकर्ता थोड़ा तो निराश महसूस करेंगे। दूसरा पक्ष ये भी है कि जहां भारत जैसे देश में इतने करोड़ों लोगों को 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता, वहां 50 लाख की मछलियां अगर खरीदी जाए, तो ये भी अपने आप में, खासकर पॉलिटिशियन अगर खरीदता है, बिजनेसमैन की बात छोड़ दीजिए, तो ये एक बड़ा प्रश्न जो कि जनसेवा के लिए है, बड़ा प्रश्न ये खड़े करता है। सर, जब सरकार बनी थी देवेंद्र फडणवीस की, जब फर्स्ट टाइम 3 दिनों के लिए चली थी और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, इसके बाद में अंदर अंदर पता नहीं क्या हुआ और फिर अजीत पवार लौट गए एनसीपी में, तो दोबारा उन्हें फिर उप मुख्यमंत्री का पद क्यों दे दिया गया? मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से उन्होंने एनसीपी से बगावत की थी, तो बगावत के बावजूद भी शरद पवार जैसा मजा हुआ नेता, उनको उप मुख्यमंत्री का पद क्यों दिया उसने? क्या उसमें भी शरद पवार की ही चाल थी, या शरद पवार मजबूर हो गए थे अजीत पवार के सामने? देखिए, जब वो, आपको याद होगा कि 23 नवंबर 2019 को अचानक सुबह सुबह अखबारों में छपा था कि उद्धव ठाकरे होंगे मुख्यमंत्री, लेकिन जब आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे तो मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ ले रहे थे, मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार। तो दरअसल इस मामले में लोगों ने पहले तो यही कहा कि ये तो शरद पवार की ही चाल है, जैसा कि मैंने इस संवाद में पहले आपको कहा था कि महाराष्ट्र में कुछ भी होता है तो घूम फिर कर लोग यही कहते हैं कि वो शरद पवार का किया कराया है। तो इसमें भी शरद पवार पर ही शक हुआ कि शरद पवार ने ही जानबूझकर ये पूरी बगावत का ड्रामा रचा, और शरद पवार ने ही अजीत पवार को वहां पर भेजा फडणवीस के साथ सरकार बनाने के लिए। लेकिन इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? शरद पवार का क्या फायदा? लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि इस बार शरद पवार भी गच्चा खा गए। अजीत पवार ने उन्हें भी गच्चा दे दिया जो है, और अजीत पवार दरअसल कई सारे उनके ऊपर आपराधिक मामलों के आरोप लगे हुए थे, और देवेंद्र फडणवीस लगातार अपनी चुनावी सभाओं में ये कह रहे थे कि अगर हम सत्ता में आए तो अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, मतलब अपनी चुनावी सभा में सीधे तौर पर अजीत पवार को धमकी दे रहे थे कि मैं वापस सत्ता में आऊंगा तो तुमको जेल में डाल दूंगा। तो अब ऐसे में शरद पवार के लिए, ऐसे में अजीत पवार के लिए, माफ कीजिए, ये जरूरी था कि वो बीजेपी के साथ में सुलह करने, और बीजेपी की चूंकि सरकार नहीं बन रही थी, और ऐसे में अगर अजीत पवार एनसीपी के विधायकों के साथ चले जाते हैं तो बीजेपी की सरकार बन जाती है, और जाहिर तौर पर अगर वो सत्ता में हो गए तो सभी को पता है कि फिर मतलब फिर आप वॉशिंग मशीन से निकल गए, क्लीन हो गए। फिर ऐसे में अजीत पवार का अपना ये कैलकुलेशन था, तो सभी ये मानते हैं कि अजीत पवार खुद को बचाने के लिए जो है उन्होंने अपने चाचा के साथ भी जो है खेल कर दिया, और इनके साथ में सरकार बना ली है। ये माना जाए कि बाद में चाचा ने माफ कर दिया कि चलो ठीक है तुम, बाद में चाचा ने माफ कर दिया, और दूसरा ये माफ करना जरूरी भी था क्योंकि अजीत पवार का कद जो है वो एनसीपी में काफी बड़ा है, और अगर उनको माफ ना करते और उप मुख्यमंत्री ना बनाते तो आगे फिर एनसीपी में बहुत बड़ी फूट का खतरा था। 2 फाड़ हो सकते थे। हाँ, एनसीपी 2 फाड़ हो सकती थी, और ऐसे में शरद पवार जो है नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, और इसलिए फिर कुछ दिनों के बाद में जो दूसरी शपथ विधि हुई विधान भवन में, तो उसमें फिर उनको भी शपथ दिला दी गई और उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया, और न सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनाया गया बल्कि उनको वित्त मंत्रालय भी दिया गया। तमाम मंत्रियों की शिकायत यही थी कि वित्त मंत्रालय उनके पास है और वो फंड हमारा पास नहीं करते, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाता है। तो वो काफी, मतलब वहां भी पावर होल्ड कर रहे थे, एक तरह से देखा जाए। आते हैं राज ठाकरे पर। इस पूरे सिनेरियो में ये जो एक खालीपन हुआ, राजनीतिक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, या जो भी इसमें राज ठाकरे कहीं बीच में आकर के अपनी सत्ता जमाते हुए नहीं दिखते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये आश्चर्य वाली बात भी है, क्योंकि अगर उद्धव नहीं तो राज की बात उठती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उन्हीं लाइंस को फॉलो कर रहे हैं। अगर देखा जाए एक तरीके से तो बाला साहब ठाकरे फॉलो कर रहे थे, तो वो क्यों नहीं इस पिक्चर में आ पा रहे हैं या नहीं आ पाए? देखिए, राज ठाकरे इस पूरे पिक्चर से इसलिए बाहर थे क्योंकि अंकों के मामले में बड़े कमजोर थे वो, आंकड़ों के मामले में। उनके पास में सिर्फ 288 सीटों वाली विधानसभा में सिर्फ एक ही विधायक है, मुंबई से सटे कल्याण इलाके से,
2019 में सिर्फ उनके पास एक विधायक आया है। इसके पहला जो चुनाव हुआ था 2014 का, उसमें भी उनका सिर्फ एक विधायक जीत कर आया था। तो आंकड़ों के मामले में बहुत कमजोर है। इसके अलावा जो महानगर पालिकाएं हैं वो भी नहीं है राज ठाकरे के पास। पहले महानगर पालिका में एमएनएस की सत्ता थी, नासिक की महानगर पालिका में, वो उनके हाथ से चली गई। मुंबई महानगर पालिका में राज ठाकरे के 7 जो है कॉर्पोरेटर्स जीत कर आए थे, पार्षद जीत कर आए थे। तो उन 7 में से 6 जो है वो शिवसेना के पास चले गए। तो यहाँ भी उनके पास एक पार्षद रह गया, यानी कि राज ठाकरे की पार्टी एक विधायक एक पार्षद वाली पार्टी बनकर रह गई। तो ऐसे में उनके पास कोई राजनीतिक बल तो था नहीं कि वो किसी प्रकार का जोड़ तोड़ करते या किसी प्रकार की सत्ता में साझेदारी कर पाते। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जो आगे की महाराष्ट्र की जो तस्वीर होगी, उसमें राज ठाकरे जो मेरा अपना अनुमान है, उसमें राज ठाकरे जो है एक अहम किरदार बनकर उभरेंगे। और वो इसलिए क्योंकि राज ठाकरे इस वक्त जो मुझे लगता है कि उनका बीजेपी के साथ जिस तरह का मेलजोल बढ़ा है, तो वो बीजेपी की सलाह पर काम कर रहे हैं। आपने देखा कि 2020 जनवरी में राज ठाकरे ने मराठी का मुद्दा दरकिनार करके उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा अपना लिया, क्योंकि मराठी के मुद्दे से उनकी पार्टी का क्योंकि कोई बढ़त नहीं हो रही थी, कोई विस्तार नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा अपनाया। लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा अपनाने के बाद में उनकी तरफ से कोई ऐसी कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं ली गई जिसको कि वो आर्टिकुलेट कर सके कि हाँ वो वाकई में एक हिंदुत्ववादी उनकी पार्टी है या एक हिंदुत्ववादी नेता है। तो उनको ये मौका मिला इसी साल अप्रैल में, जब उन्होंने मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया और ये कहा कि अगर मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाया जाएगा तो उनके कार्यकर्ता जो है उसके सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने लग जाएंगे। ये मुद्दा काफी गर्म हो गया और राज्य में एक तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था। ऐसा लगा था कि कई जगहों पर दंगे वगैरह हो सकते हैं। उन्होंने 4 मई का अल्टीमेटम वगैरह भी दे दिया था और इसकी वजह से राज ठाकरे काफी खबरों में आ गए। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने उनके इस ऐलान का समर्थन किया था। ये जो इश्यू उन्होंने उठाया था, बीजेपी के नेता खुलकर समर्थन कर रहे थे। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि दरअसल राज ठाकरे शिवसेना की ओर से जो जगह खाली की गई थी, कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की जो छवि थी शिवसेना की, ये माना जाता है कि 2019 में जब उन्होंने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो एक तरह से वो छवि कमजोर हो गई और एक वैसी ही कट्टर पार्टी के लिए एक महाराष्ट्र की राजनीति में जगह बाकी थी। तो उस जगह को फिलअप करने की कोशिश राज ठाकरे ने की। और अभी जो जल्द ही अगले 2-3 महीने में जो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होंगे, तो ये माना जा रहा है कि किसी तरह का सीधा या परोक्ष अरेंजमेंट जो है बीजेपी और एमएनएस के बीच हो सकता है। अगर एमएनएस चुनाव में उतरती है तो जाहिर तौर पर वो नुकसान पहुंचाएगी शिवसेना के उम्मीदवारों को। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी अब आगे की जो तस्वीर होगी उसमें राज ठाकरे एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अच्छा, क्या कारण आपको लगता है कि मतलब जो बाला साहब ठाकरे के नेचुरल जो पैर माने जा रहे थे कि इनके उत्तराधिकारी राज ठाकरे ही होंगे, इसके बाद वो अलग होते हैं, उन्हीं की लाइन पर भी चलते हैं काफी कुछ, लेकिन वो उस तरीके की राजनीतिक पकड़ नहीं बना पाते हैं महाराष्ट्र में। इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि राज ठाकरे ने कभी अपनी राजनीतिक रूप से वो उन्होंने कुछ, जैसा उद्धव ने बदल दिया, एनसीपी और कांग्रेस के साथ आ गए, एक तरीके से अपनी हिंदुत्व वाली राजनीति छोड़ दी, ऐसा राज ठाकरे के साथ नहीं दिखता है। उनकी कट्टर राजनीति जो रही है मराठी को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर हमेशा रही। फिर भी जनता ने क्यों नकार दिया? क्यों वोट्स नहीं मिले? क्यों नहीं वो स्थान मिला? क्या इसके पीछे रीजन लगता है आपको? देखिए, एक बात मैंने राज ठाकरे के बारे में गौर की कि ये है कि वो बहुत आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं और वो एक मतलब वैसे देखा जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे उन्होंने एक वक्त में ये फैसला लिया कि अभी किसी महानगर पालिका के चुनाव में अगर किसी भी उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा तो उसका एक जनरल नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा और उससे ये पूछा जाएगा कि उसको मुंबई के बारे में और महानगर पालिका के कामकाज के तरीके के बारे में कितनी नॉलेज है, और उसमें से जो पास हो गया, सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, उसको टिकट दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात थी। एक नागरिक के तौर पर हम देखें तो बहुत अच्छी बात थी। तो ये उन्होंने शुरू किया था एक बार। फिर उन्होंने इसके अलावा एक महाराष्ट्र का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। कई महीनों तक उन्होंने मेहनत की, राज्य भर में घूमे, कई इंटेलेक्चुअल से मिले, साहित्यकारों से मिले, पत्रकारों से मिले, ब्यूरोक्रेट से मिले और उन्होंने एक महाराष्ट्र का ब्लूप्रिंट तैयार किया
और महाराष्ट्र का जो आगे का खाका कैसा होगा विकास का, वो डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार किया था। अगर हम उससे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बड़ी बारीकी से उन्होंने उस पर काम किया था। ये सब बातें ठीक है, लेकिन राज ठाकरे के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि राज ठाकरे कभी किसी चीज में कंसिस्टेंट नहीं रहे। वो किसी मतलब उस अगर वो कोई काम करते थे तो वो सिंसियरली लगातार उस पर जो है डटे नहीं रहे या उसके साथ जुड़े नहीं रहे। जैसे उन्होंने मराठी का मुद्दा भी उठाया, फिर आगे जाकर जो है उस मामले में कमजोर हो गए। उन्होंने उस वक्त में बयान दिया था कि मेरा कोई और दूसरा धर्म नहीं है, मेरा सिर्फ महाराष्ट्र धर्म है। लेकिन 2020 में जनवरी में उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये जो भगवा रंग है, ये यही मेरा डीएनए है, और उन्होंने भगवा झंडा अपना लिया। तो ये बात थी। और दूसरा ये कि जो लोगों से कनेक्ट वाली बात है, शुरुआती तौर पर उनका भी सीधे तौर पर जो है जिस तरह से घूम फिरकर या जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ में जो मेलजोल होना चाहिए, जो इंटरेक्शन होना चाहिए, उस मामले में भी राज ठाकरे कहीं ना कहीं पर कमजोर पड़ते दिखे। राज ठाकरे के बारे में उनकी ओरेटरी बड़ी अच्छी है, बिल्कुल बाला साहब ठाकरे के जैसी है। जिस तरह से बाला साहब चलते बोलते थे, भाषणों में जिस तरह से मिमिक्री का इस्तेमाल करते थे या गालियों का इस्तेमाल करते थे, जो आक्रामकता थी, वो सब कुछ राज ठाकरे में है। मतलब हम इमेजिन करें कि अगर बाला साहब ठाकरे जब जवानी में थे तो कैसे दिखते बोलते होंगे, तो हम राज ठाकरे को देखकर वो अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे ही बाला साहब ठाकरे होते होंगे। लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है, राज ठाकरे के बारे में, कि उनकी सभाओं में भीड़ बहुत आती है लेकिन वो वोटों में ट्रांसलेट नहीं हो पाती। लोग उनको सुनने जरूर आते हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं। तो इसके जो सबसे बड़ा कारण यही है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। वो कोई मुद्दा उठाते हैं और उसको फिर बीच में ही छोड़ देते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण उनके बारे में माना जाता है। अच्छा सर, बाला साहब के उद्धव के बारे में हर कोई जानता है। बाला साहब के 3 लड़के थे। जयदेव के बारे में आप बताएंगे, जो दूसरे नंबर के थे, वो कहाँ पर है? देखिए, पॉलिटिकल उसमें एक्टिव नहीं है। इनफैक्ट आप पूरा ही बता दें तो बेहतर है, सभी लोगों के बारे में आपके मुंह से। जी जी, देखिए, बाला साहब ठाकरे के 3 लड़के थे। बिंदु माधव ठाकरे, फिर जयदेव ठाकरे, और तीसरे नंबर पर ये उद्धव ठाकरे हैं। अभी जो बिंदु माधव ठाकरे और जयदेव ठाकरे थे, इनको राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उद्धव ठाकरे को भी राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था शुरुआत में। 80 के दशक के आखिर में हम बात करें तो जो चुनावी सभाएं बाला साहब वगैरह लेते थे, तो ये वहां जाके कैमरा लेकर जाते थे, फोटोग्राफी वगैरह करते थे, जो है बाकी चीजों से उन्हें मतलब नहीं था। राज ठाकरे इनसे पहले से राजनीति में इंटरेस्ट लेते थे, उद्धव से पहले। तो 90 की दशक के शुरुआत में मेरे ख्याल से 92-93 से जो है उद्धव ठाकरे ने राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। इसके बाद हुआ ये कि 1996 में राज ठाकरे एक रमेश केणी की मौत के मामले में फंस गए। रहस्यमय मौत हो गई थी इस शख्स की पुणे में, और इसमें राज ठाकरे का एक करीबी आदमी था आशुतोष राणे, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उस कंट्रोवर्सी में राज ठाकरे फंस गए थे। सीबीआई की जांच भी इस पूरे मामले में हुई थी। हालांकि आगे जाकर उनको, राज ठाकरे को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उस वक्त में राज ठाकरे ऐसा लग रहा था कि जेल चले जाएंगे और काफी विवादों में थे। तो यही वो दौर था जब उद्धव ठाकरे ने शिवसेना में ग्रो करना शुरू किया और राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और फिर आगे जाकर पार्टी में वही हावी हो गए। तो ये उद्धव ठाकरे की बात की। आपने जहां तक जयदेव और बिंदा ठाकरे के बारे में पूछा, तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों लोग जो है फिल्म लाइन में इंटरेस्टेड थे। बिंदु माधव ठाकरे ने एक फिल्म बनाई थी अग्निसाक्षी, जिसमें आपको याद होगा नाना पाटेकर और वगैरह थे। तो ये उनकी प्रोड्यूस की हुई फिल्म थी और आगे भी कई फिल्मों पर काम कर रहे थे। लेकिन अचानक मेरे ख्याल से 1995 या 96 में मुंबई पुणे हाईवे पर उनका कार से एक्सीडेंट हो गया। उनकी कार को किसी दूसरे भारी वाहन ने ठोकर मार दी थी, जिसमें उनका निधन हो गया था। जो दूसरे बेटे हैं जयदेव ठाकरे, वो जहां पर मातोश्री है उसके पास ही में उनका घर है, मतलब 100 मीटर की दूरी पर ही है। उनकी बाला साहब ठाकरे से नहीं जमती थी। उनका मनमुटाव था बाला साहब ठाकरे से, किन्हीं कारणों से, जो है पारिवारिक कारणों से बाप बेटे में बोलचाल भी बंद हो गया था, और जयदेव ठाकरे अलग रहने लग गए थे बाला साहब ठाकरे से। अभी भी अलग ही रहते हैं, मातोश्री में नहीं रहते हैं। लेकिन जयदेव ठाकरे की पत्नी थी स्मिता ठाकरे। स्मिता ठाकरे और जयदेव ठाकरे के बीच में तलाक हो गया। अच्छा। हाँ, लेकिन स्मिता ठाकरे ने तलाक होने के बावजूद अपने नाम के आगे ठाकरे शब्द लगाना जारी रखा और साथ ही मातोश्री में रहना भी जारी रखा।
1990 के दशक के आखिर से लेकर साल 2002-3 तक जो है स्मिता ठाकरे का काफी वर्चस्व था महाराष्ट्र की सियासत में, और खास करके फिल्मी दुनिया में। जो वो खुद भी उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, हसीना मान जाएगी। ये फिल्म उन्होंने बनाई थी। और इसके अलावा जो इम्पा जो फिल्मकारों की संस्था है, उसकी वो अध्यक्ष, एक फिल्म बनाकर, चूंकि वो ठाकरे परिवार से थी, इसलिए एक फिल्म बनाकर ही उसको उसका अध्यक्ष भी बना दिया गया था। और तमाम फिल्मी कार्यक्रमों में उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता था, तमाम अवार्ड फंक्शंस में। और पार्टी में उनकी काफी पैठ थी, वो पार्टी के बड़े फैसले लेते वक्त भी जो है उनका दखल रहता था, और वो पार्टी में काफी बड़ी बन गई थी। लेकिन जब साल 2003 में जब उद्धव ठाकरे के हाथ में पार्टी की कमान आई, तो उद्धव ठाकरे ने एक एक करके पुराने लोगों को जो है खत्म करना शुरू किया, हटाना शुरू किया, जिसमें नारायण राणे भी गए, बाद में राज ठाकरे भी गए। तो उसी सिलसिले में ये स्मिता ठाकरे का भी पत्ता कट गया, जो है स्मिता ठाकरे भी अलग हो गई, और फिर अब वो मातोश्री में भी नहीं रहती हैं। और अब वो उनकी एक संस्था है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, एम से कुछ इसका नाम है, मुंबई के जुहू इलाके में उनका दफ्तर है। तो वहां पर वो अपनी संस्था चलाती हैं HIV से जुड़े हुए लोगों के लिए, और साथ में कुछ फिल्में वगैरह भी बनाती हैं हिंदी मराठी की। तो ये उनका चलता है। अभी जब एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बने जी, तो हाल ही में उन्होंने मुलाकात की एकनाथ शिंदे के साथ में, स्मिता ठाकरे ने, और फिर से ये चर्चा गर्म हो गई है कि क्या वो फिर से एक बार राजनीति में जो है सक्रिय हो जाएंगी स्मिता ठाकरे। तो ये इन तीनों भाइयों की कहानी थी, जो है बाल ठाकरे के तीनों बेटों की। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि शिंदे जो है वो कब्जा कर पाएंगे शिवसेना पर? देखिए, अभी जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं कि भले ही पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो है वो शिंदे के साथ जुड़ रहे हो, जैसे सांसद, ज्यादातर सांसद जो है वो आ गए शिंदे के साथ में, ज्यादातर जो विधायक हैं वो शिंदे के साथ में आ गए, कई जगहों के जो पार्षद हैं वो तमाम लोग आ गए हैं शिंदे के साथ में, जो संपर्क प्रमुख हैं, जिला प्रमुख हैं, शहर प्रमुख हैं, इस टाइप के ये जो पदों पर के जो लोग हैं ये भी शिंदे के साथ आ रहे हैं। लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता है वो अभी उस बड़े पैमाने पर शिंदे के साथ में नहीं जुड़ा है। तो शिंदे अगर कहीं अपने प्रभाव वाले क्षेत्र, खास करके मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, इसके बाहर कहीं जब ऐसी सभाएं लेने जाते हैं आमतौर पर, तो उसमें ज्यादा भीड़ नहीं जुटती है। तो इससे ये संकेत मिल रहा है कि जो ग्रासरूट लेवल का जो कार्यकर्ता है वो अभी भी ठाकरे के प्रति लॉयल बना हुआ है। भले ही पदाधिकारी जो है वो शिंदे के पास आ रहे हों, लेकिन जो ग्रासरूट लेवल के जो शिवसैनिक हैं वो अब तक बड़े पैमाने पर उद्धव के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। इसमें ये भी जो आपने बताया ना कि सारे लोग पक्ष में आ रहे हैं। जब ये विधायक टूर करके सूरत गए थे तो जो दो लोग मनाने गए थे उद्धव ठाकरे की तरफ से, नार्वेकर और ये रविंद्र फाटक भी बाद में शिंदे के साथ आ गए। ये भी अपने आप में सोचनीय बात है कि क्यों आखिर आ गए वो, मतलब जिसके ऊपर इतना भरोसा था उद्धव को, वो भी छोड़ करके शिंदे के साथ आ गया। ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। देखिए, ये जो दो लोग गए थे ना, इसमें एक तो ये था कि मिलिंद नार्वेकर, ये तो सीधे तौर पर उद्धव के आदमी है, पहले भी थे और अभी भी हैं, बहुत पहले से हैं। लेकिन रविंद्र फाटक का क्या था, रविंद्र फाटक ये थाने के ही आदमी है, मतलब ये शिंदे के ग्रुप वाले ही आदमी थे। अच्छा। तो भले ही, और ये विधानसभा के सदस्य नहीं है, ये जो अपर हाउस है, विधान परिषद, उसके सदस्य थे। तो उस वक्त उनके साथ में जाने या ना जाने से जो है, मतलब सरकार पर कोई खतरा नहीं था। तो ऐसे में इनको भेज दिया गया। अब ये गए तो थे साथ में, लेकिन नहीं, दिल से शिंदे के साथ ही थे, और दूसरे तीसरे दिन ही फिर ये भी निकल लिए वहां पर शिंदे की तरफ। हो सकता है उद्धव ठाकरे ने इसीलिए भेजा हो कि ये चूंकि उनके थोड़ा करीबी हैं तो शायद तो ये देखिए, ये थाने से ही है तो शायद जो है वो कन्विंस कर पाए, इसी सोच के साथ में भेजा गया था। लेकिन वहां पर जाके शिंदे ने उल्टा इनको कन्विंस कर दिया। तो अभी क्या लगता है राजनीतिक भविष्य क्या है महाराष्ट्र का? शिंदे के हाथों में महाराष्ट्र का क्या भविष्य है और राजनीतिक भविष्य क्या है? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि शिंदे मुख्यमंत्री भले ही रहेंगे, लेकिन सरकार बीजेपी ही चलाएगी, और बीजेपी का ही दबदबा होगा, बीजेपी का ही वर्चस्व होगा सरकार में, और बीजेपी की जो नीतियां रही हैं, चाहे केंद्र में या बाकी के बीजेपी शासित राज्यों में, उन पर अमल किया जाएगा। शिंदे का ज्यादा से होगा नहीं इस सरकार में। तो क्या ऐसी भी स्थिति बन सकती है बिहार वाली कि शिंदे ही मौका पाके फिर कहीं और जुड़ जाए?
नहीं, ऐसा है कि जो मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर जिस तरह से ईडी की गाज गिरी है ना शिवसेना के नेताओं पे, शिंदे के साथ जो लोग आए हैं, ज्यादातर लोग किसी मंत्री पद के लालच में नहीं आए हैं या उद्धव से नाराज होकर नहीं आए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, शिंदे के साथ आने वाले ज्यादातर लोग जो है अपने आप को बचाने के लिए आए हैं। मैं आपको साफ कह देता हूँ, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ईडी की जांच चल रही थी और जिनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, और वो उससे बचने के लिए उनको लगता है कि शिंदे के साथ जाएंगे तो शिंदे चूंकि बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले थे, इसलिए वो जेल जाने से बच जाएंगे, और इसके लिए आए हुए हैं ज्यादातर लोग। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, जैसे भावना गवली, उनके खिलाफ ईडी का मामला चल रहा था, जो सांसद हैं शिंदे खेमे की। इसके अलावा प्रताप सरनाइक, प्रताप सरनाइक ये भी शिंदे के साथ में, इन्होंने कोई मंत्री पद नहीं मांगा था और ना ही ये मंत्री बने हैं। इनके खिलाफ जो है ईडी की जांच चल रही थी। इन्होंने तो पिछले साल एक खत भी लिख दिया था खुलेआम जो है उद्धव ठाकरे को, कि आप जो है हम लोग बड़े परेशान हो गए हैं इस तरह की ईडी के कार्रवाई की वजह से, आप एक काम कीजिए, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लीजिए ताकि सबको राहत मिलेगी। तो इन्होंने तो खत भी लिख दिया। भावना गवली ने भी ऐसा ही कुछ खत लिखा था जब ये बगावत चल रही थी, जब ये ड्रामा चल रहा था, उस दौरान भी भावना गवली ने भी। तो आप देखेंगे कि जो यशवंत जाधव है मुंबई महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनकी पत्नी है यामिनी यादव, उनके खिलाफ भी सब जांच चल रही थी, तो ये भी आ गई यहाँ पर। तो ज्यादातर लोग जो है उस डर के मारे मुझे लगता है कि शिंदे के साथ में आए हैं, और यही डर है जो मुझे लगता है कि सरकार टिकाए रखेगा या फिर शिंदे के साथ लोगों को जोड़े रखेगा। तो तमाम लोग यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जांपल हम देख रहे हैं कि देखिए, संजय राउत का 36 हुआ बीजेपी के साथ, तो संजय राउत जेल पहुंच गए हैं। तो बाकी के लोग जो है जेल नहीं जाना चाहेंगे और शायद इसी डर की वजह से वो बने रहेंगे। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि तमाम लोग इसलिए भी कह रहे थे कि ये अपनी जो पार्टी है शिवसेना, ये हिंदुत्व के राजनीति से दिख गई है, इसलिए हम इनको छोड़ रहे हैं। उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है। नहीं, वो तो सिर्फ दिखाने के दांत हैं कि हिंदुत्व की वजह से शिवसेना जो है हिंदुत्व से विमुख हो गई है, और इसलिए हम एकनाथ शिंदे के साथ आ रहे हैं। तो फिर आपको सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए था, पद नहीं ग्रहण करना चाहिए था, या इस्तीफा दे देते आप। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए था। असली कारण तो मैंने आपको बताया जो है। देखिए, इसमें से ज्यादातर लोग एक तो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के डर से शिंदे के साथ आए, कुछ लोग थे जो उद्धव ठाकरे से नाराज थे कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की अनुपलब्धता थी, इनएक्सेसिबिलिटी थी, उनके व्यवहार की वजह से कुछ लोग इसकी वजह से आए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिंदे के बड़े लॉयलिस्ट रहे हैं, जो शिंदे के करीबी थे, वो लोग उस वजह से आए हैं। तो ये 2-3 कारण है जिसकी वजह से ये आए हुए हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण है ईडी का डर, जो मुझे लगता है कि यही डर जो है इस सरकार को बाकी के 2.5 साल पूरे करवाएगा। ठीक है सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये थे जितेंद्र दीक्षित जी, जिन्होंने किताब लिखी है महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल पुथल पर सबसे बड़ी बगावत, किताब का नाम है। और आपने बहुत ही खुलकर के सारी बातें रखी और बहुत ही बोल्ड तरीके से सब कुछ बताया, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में जो अंदर खाने की बात है वो काफी कुछ उजागर किया। तो इसी के साथ इस हफ्ते का हम अपना ये कार्यक्रम खत्म करते हैं, सॉफ्ट कवर का, और अगले हफ्ते हम फिर किसी किताब के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें शिव कुमार पांडे और हमारी पूरी दी प्रिंट टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।